छात्रों, आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी और इसके अंतर्गत पॉपुलेशन या समष्टि के लक्षण चल रहे थे, जिसमें आज हम लोग प्रारंभ करेंगे तीसरा लक्षण, मृत्यु दर अर्थात मोर्टेलिटी। प्रति इकाई समय में मरने वाले सजीवों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। मृत्यु दर आयु समूह के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। मृत्यु दर को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है न्यूनतम मृत्यु दर अर्थात मिनिमम मोर्टेलिटी और दूसरा है वास्तविक मृत्यु दर या एक्चुअल मोर्टेलिटी। देखते हैं क्या है न्यूनतम मृत्यु दर। न्यूनतम मृत्यु दर अर्थात आदर्श परिस्थितियों में आयु के साथ साथ होने वाले कार्यकीय परिवर्तनों के कारण होने वाली मृत्यु न्यूनतम मृत्यु दर कहलाती है और एक जीव समष्टि में इसका मान जो है वो नियत रहता है, बना रहता है। दूसरी है वास्तविक मृत्यु दर अर्थात एक्चुअल डेथ रेट। इस प्रकार की मृत्यु दर विभिन्न भौतिक कारकों और पॉपुलेशन की साइज, उसके कंपोजिशन और उसके डेंसिटी के द्वारा नियंत्रित होती है। यदि किसी जीव समष्टि में सजीवों की संख्या निश्चित है तो उस पॉपुलेशन, उस समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर एक समान होती है। यदि जीव संख्या कम या ज़्यादा हो तो मृत्यु दर एवं जन्म दर एक समान नहीं होती है। एक जीव समष्टि में प्राणियों की मृत्यु दर को उत्तरजीविता वक्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। इस वक्र को प्राप्त करने के लिए उत्तरजीवी प्राणियों की जो संख्या है उसको समय के विरुद्ध आरेखित करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, तो इस प्रकार का ग्राफ या वक्र प्राप्त होता है। एक जीव समष्टि में 3 प्रकार के उत्तरजीवी वक्र देखने को मिलते हैं, सर्वाइवल कर्व देखने को मिलते हैं। पहला है सतत वक्र या सीधा वक्र, डायगोनल कर्व। जब सभी प्रकार की आयु में मृत्यु दर नियत हो तो वक्र सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार का वक्र हाइड्रा, पक्षियों एवं चूहों में पाया जाता है, जैसा कि आपको ग्राफ में बीच वाला ग्राफ वक्र दिखाई दे रहा है। दूसरा है उत्तल वक्र या कॉन्वेक्स कर्व। जब प्राणी अपना संपूर्ण जीवन काल व्यतीत करते हैं तथा वृद्ध आयु में मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार का वक्र हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार का वक्र मनुष्य, सशक, मृग एवं अन्य स्तनधारियों में पाया जाता है। और जो ग्राफ है, जो चित्र है, उसमें आपको अंतिम वाला जो है, सबसे ऊपर वाला जो ग्राफ है वो इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। तीसरा है अवतल वक्र या कॉनकेव वक्र, सबसे नीचे वाला जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। जब प्राणी अपना संपूर्ण जीवन काल व्यतीत नहीं कर पाते तथा अल्प आयु में ही प्राणी की मृत्यु हो जाती है तब इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। और इस प्रकार का वक्र मुख्य रूप से जो सीपिया होती है, जो मोलस्क हैं, उनमें है और मछलियों में पाया जाता है, ओयस्टर में पाया जाता है और फिशेज जो होती है उनमें पाया जाता है। एक ही प्रजाति के लिए उत्तरजीविता की दर अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की होती है। उत्तल वक्र सामान्यतः स्थिर पर्यावरण युक्त वातावरण में पाया जाता है। अब ये जो वक्र हैं, इनका महत्व क्या होता है? किसी भी उत्तरजीवी वक्र के अध्ययन के पश्चात निम्न निष्कर्ष सामने आते हैं। पहला है, इस वक्र के द्वारा उस काल का निरूपण होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। और दूसरा है, इस वक्र से मृत्यु दर में कमी या वृद्धि का निरूपण हो जाता है, हम देख के बता सकते हैं, जिससे जीव समष्टि में आकार के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब चौथा बिंदु लेते हैं, आयु वितरण, एज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी जीव समष्टि के सभी सदस्य समान आयु समूह वाले नहीं होते हैं। कुछ सदस्य युवा होते हैं, कुछ प्रौढ़ होते हैं और कुछ वृद्धावस्था वाले होते हैं। अतः जीव समष्टि में अर्थात पॉपुलेशन में विभिन्न आयु समूह के सदस्यों का तुलनात्मक जो निरूपण किया जाता है
उसे आयु वितरण कहते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और यह जो आयु वितरण है ये विभिन्न कारकों के द्वारा प्रभावित होता है और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव जन्म दर और मृत्यु दर पर पड़ता है। सामान्यतः तीव्रता से वृद्धि करती हुई पॉपुलेशन में युवा सदस्यों की संख्या अधिक होती है, जबकि पतनशील जीव समष्टि अर्थात पॉपुलेशन में वृद्ध सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है। एक साइंटिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, बोर्डनिमर 1930, उन्होंने आयु वितरण को 3 श्रेणियों में रखा है। पहला है प्रजनन पूर्व आयु अर्थात प्री प्रोडक्टिव एज, दूसरा है प्रजनन आयु और तीसरा है पश्च प्रजनन आयु या पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। और यह जो है आयु उम्र के अनुसार अलग अलग हिसाब से इन्होंने बांटा। इसके बाद में आते हैं आयु पिरामिड, एज पिरामिड। एक जीव समष्टि में आयु के वितरण को पिरामिड के रूप में दर्शा सकते हैं। आयु पिरामिड में विभिन्न आयु समूह के सदस्यों को क्रमिक क्षैतिज बार के द्वारा सक्सेसिव हॉरिजॉन्टल बार के द्वारा निरूपित किया जाता है। तेजी से प्रसारित हो रही जीव समष्टि में जन्म दर अधिक होती है तथा जीव समष्टि में वृद्धि चरघातांकी रूप से होती है, जैसे जीवाणु हैं, ईस्ट है, ड्रैगन फ्लाई है आदि। एक स्थायी जीव समष्टि में पश्च प्रजनन एवं प्रजननशील सदस्यों की संख्या अधिक अथवा लगभग समान होती है, जबकि प्रजनन पूर्व आयु के सदस्यों की संख्या कम होती है, जिससे आयु पिरामिड घंटी के समान होता है। यदि जन्म दर अप्रत्याशित रूप से कम हो जाती है तो प्रजननशील एवं प्रजनन पश्च आयु के सदस्यों की संख्या में आनुपातिक रूप से वृद्धि हो जाती है तथा आयु पिरामिड कलश की आकृति का हो जाता है। इस प्रकार तीनों आयु समूह के वितरण के कारण जीव समष्टि में जीव संख्या वृद्धि के प्रतिरूप के रूप में देखने को मिलते हैं। और जैसा कि ये पिरामिड जो है बना रखे हैं, पिरामिड ऑफ, पहला है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, दूसरा है स्टेबल पॉपुलेशन और तीसरा है डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। तो इस प्रकार के वक्र देखने को मिलते हैं। उसके बाद में है छठा पॉइंट, जैविक क्षमता या बायोटिक पोटेंशियल। प्रकृति में किसी भी जीव समष्टि की सफलता इसकी जैविक क्षमता पर निर्भर करती है। जैविक क्षमता का आकलन प्रजाति की उच्चतम संभावित जन्म दर या उच्चतम प्रजनन गति से लगाया जा सकता है। संभावित जन्म दर एवं संभावित मृत्यु दर के उपरांत शेष जीवित रहने योग्य सदस्यों की संख्या में वृद्धि को ही बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं, जैविक क्षमता कहते हैं। जब पॉपुलेशन में या जीव समष्टि में आयु वितरण स्थिर हो तथा पर्यावरणीय परिस्थितियां उपयुक्त हो तो जीव समष्टि में सदस्यों की संख्या में वृद्धि जैविक क्षमता कहलाती है। जैविक क्षमता तथा वास्तविक वृद्धि दर में अंतर को पर्यावरणीय प्रतिरोध के रूप में आंकलित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे वातावरण है, जनसंख्या घनत्व है, प्रतिस्पर्धा है, शत्रुता है, रोग है, मृत्यु दर है, जन्म दर है, भोजन की कमी है। और ये सभी के सब जो वातावरणीय कारक हैं प्रतिरोध के रूप में काम करते हैं और जैविक क्षमता का नियंत्रण करते हैं। उसके बाद में है सातवां पॉइंट, जैविक कारक अनुक्रिया, बायोटिक फैक्टर इंटरैक्शन। विभिन्न प्रकार की पॉपुलेशन में या जीव समष्टियों में आपस में अंतःक्रियाएं निरंतर रूप से चलती रहती है और इन अंतःक्रियाओं के कारण पॉपुलेशन की वृद्धि प्रभावित होती है। कुछ अंतःक्रियाओं के कारण जीव संख्या में वृद्धि होती है और कुछ के कारण जीव संख्या में कमी आती है, और कुछ प्रकार की जो अंतःक्रियाएं हैं वो किसी प्रकार से जीव संख्या को प्रभावित नहीं कर पाती है। इसलिए समष्टि अनुक्रियाओं को 3 श्रेणियों में हम विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला है तटस्थ अनुक्रियाएं या न्यूट्रलिज्म। इन अनुक्रियाओं का जीव समष्टि घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरी है धनात्मक अनुक्रियाएं या पॉजिटिव इंटरैक्शंस। इन अनुक्रियाओं के कारण
जीव समष्टि घनत्व में वृद्धि होती है। इस प्रकार की जो अनुक्रियाएं होती है उसमें एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन को सहयोग प्रदान करती है, जिसके कारण दोनों ही पॉपुलेशन या दोनों ही जीव समष्टियों को लाभ पहुंचता है। जैसे यह सहयोग म्यूचुअलिज्म के या सहजीवन के रूप में हो सकता है या सहभोजिता अर्थात कॉमन्सैलिज्म के रूप में हो सकता है, पाया जा सकता है। तीसरी है नकारात्मक अनुक्रियाएं, नेगेटिव इंटरेक्शंस। इन अनुक्रियाओं के कारण किसी भी जीव समष्टि को लाभ नहीं होता है, नहीं, एक जीव समष्टि को लाभ होता है लेकिन दूसरी जीव समष्टि को हानि होती है। और यह जो अनुक्रिया है ये परभक्षण के रूप में या परजीवन के रूप में या प्रतिस्पर्धा के रूप में पाई जा सकती है। तो इसमें एक जीव समष्टि को हानि होनी है। उसके बाद में आता है 8वां बिंदु, समष्टि आकार नियमन, पॉपुलेशन साइज रेगुलेशन। जीव जंतुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि एक स्वाभाविक गुणधर्म होता है, लेकिन यह वृद्धि केवल संवहन क्षमता अर्थात धारण क्षमता अर्थात कैरिंग कैपेसिटी तक ही होती है। उसके पश्चात अर्थात धारण क्षमता वहन करने के पश्चात जीव संख्या में दोलन होता है, ओसिलेशन होता है। और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जीव समष्टि को स्थातु प्रदान होता है। समष्टि के आकार का नियमन करने वाले कारकों को दो भागों में बांटते हैं, दो श्रेणियों में रखा जाता है। पहला है बाह्य कारक या एक्सट्रिंसिक फैक्टर और दूसरा है आंतरिक कारक या इंट्रिंसिक फैक्टर। बाह्य कारक जीव संख्या घनत्व पर आधारित नहीं होते हैं, आश्रित नहीं होते हैं। जैसा कि इसमें बाह्य कारकों में जलवायु है, तापमान है, भोजन है, आवास का विनाशकारी प्रभाव आदि छोटी बड़ी जीव समष्टि में मृत्यु दर को बढ़ा सकता है। और दूसरे हैं आंतरिक कारक या इंट्रिंसिक फैक्टर। आंतरिक कारक अंतर्जातीय हो सकते हैं या अंतराजातीय हो सकते हैं और इन कारकों के कारण होने वाला प्रभाव सामान्यतः प्रतिस्पर्धात्मक होता है। कई बार जीव संख्या में वृद्धि का नियंत्रण परजीवियों, सूक्ष्म जीवियों के द्वारा जो महामारी फैलती है उनके कारण भी होता है। जीव संख्या में वृद्धि के कारण एक ही जाति के सदस्यों में भोजन, आवास, प्रजनन हेतु प्रतिस्पर्धाएं लाजमी हैं, जिससे कमजोर सदस्यों की संख्या घट जाती है और कई बार परभक्षिता, परजीविता और शत्रुता के कारण जो है वो भी सदस्यों की वृद्धि को रोकती है। उसके बाद में अगला पॉइंट है, अगला बिंदु है 9वां बिंदु, समष्टि वितरण, पॉपुलेशन डिस्पर्सन। अर्थात पॉपुलेशन में जो जीव संख्या है, जो सदस्य हैं वो किस प्रकार से रहते हैं। जीव समष्टि के प्रत्येक सदस्य में अधिक से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में विकसित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सजीवों में इस स्वाभाविक प्रसार को ही जीव संख्या प्रसार कहते हैं और यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का हो सकता है। पहला है यादृच्छिक या रैंडम, जब समष्टि में पर्यावरण एक समान हो लेकिन कारकों के कारण समष्टि के सदस्यों में समूह निर्माण का अभाव हो तो इस प्रकार का वितरण यादृच्छिक होता है, रैंडम होता है। और बीच वाले गोले से आप इसको देख सकते हैं। दूसरा एक समान या यूनिफॉर्म, चित्र में पहले वाला गोला है वो इस प्रकार का वितरण दर्शा रहा है। जब समष्टि के सदस्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा हो तो इस प्रकार का वितरण एक समान होता है। और तीसरा है समपुंजित या क्लम्प्ड, चित्र में तीसरा गोला इस प्रकार के वितरण को प्रदर्शित कर रहा है। जब समष्टि के सदस्यों में समूह बनाने की प्रवृत्ति हो या ऐसे कारक उपस्थित हो जिनके कारण सदस्य समूह बनाने को मजबूर हो जाए तो इस प्रकार का वितरण जो है वो समपुंजित वितरण कहलाता है।
उसके बाद में है 10वां बिंदु समष्टि दोलन या पॉपुलेशन ओसिलेशन। पूर्ण वृद्धि के पश्चात समष्टि के आकार में होने वाले उतार चढ़ाव को समष्टि दोलन कहते हैं। यदि समष्टि में समय के परिवर्तन के साथ संख्या में परिवर्तन यदि निश्चित रहे तो जीव संख्या में औसत वृद्धि दर शून्य होती है। समष्टि दोलन एक सामान्य प्रक्रिया है। कुछ इकोलॉजिस्ट के अनुसार जीव संख्या परिवर्तन एवं दोलन अलग अलग शब्द हैं। इनके अनुसार जीव संख्या परिवर्तन अनियमित उतार चढ़ाव है जो बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जबकि समष्टि दोलन नियमित एवं क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन हैं जो विभिन्न आंतरिक एवं स्वाभाविक कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रकृति में दो प्रकार के समष्टि दोलन या उतार चढ़ाव पाए जाते हैं। पहला है मौसमी उतार चढ़ाव सीजनल फ्लक्चुएशन और दूसरा है वार्षिक उतार चढ़ाव या एनुअल फ्लक्चुएशन। पहला लेते हैं मौसमी उतार चढ़ाव या सीजनल फ्लक्चुएशन। मौसम के कारण उतार चढ़ाव जो होता है जिसके कारण प्राणी का जीवन चक्र नियंत्रित होता है वह मौसमी उतार चढ़ाव है। जैसा कि हम लोग देखते हैं बरसात की ऋतु में मक्खियों और मच्छरों की तादाद जो है बढ़ जाती है और सर्दियों में वापस इनकी संख्या में कमी आ जाती है। इस प्रकार शुद्ध जल में प्लैंकटन की जो संख्या है उसमें वृद्धि भी मौसमीय परिवर्तन के कारण होती है। और दूसरा है वार्षिक उतार चढ़ाव। वार्षिक उतार चढ़ाव विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य कारकों के कारण होता है। आंतरिक कारकों के कारण होने वाले परिवर्तन सामान्यतः अनियमित होते हैं। ये परिवर्तन जैविक पर्यावरण में होने वाले वार्षिक परिवर्तनों के कारण होते हैं। दूसरी तरफ बाह्य कारकों के कारण होने वाले परिवर्तन चक्रीय एवं नियमित होते हैं। ये उतार चढ़ाव पॉपुलेशन डायनामिक्स में होने वाले वार्षिक परिवर्तनों के कारण होते हैं। इसी के साथ आज का ये टॉपिक ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो महत्वपूर्ण बिंदु है समष्टि प्रसार या पॉपुलेशन प्रोपेगेशन उसके ऊपर कर लेंगे। धन्यवाद।